वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है हाउ आर डिकम्पोजर्स यूजफुल। तो यहाँ हमें बताना है कि डिकम्पोजर यूजफुल क्यों होते हैं। तो हमें पता है कि डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस देते हैं। कैसे, हमें पता है डिकम्पोजर्स डेड एनिमल और डेड प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, ये उन्हें ही खाते हैं। तो उनकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट सॉइल को वापस दे देते हैं, और इस तरह ये नेचर में जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है उसे मेंटेन करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो क्योंकि ये डेड प्लांट और एनिमल्स पर फीड करते हैं, तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन। यहाँ हमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देनी है। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस which enables the body of living organisms to obtain energy from the food it consumes। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो इन शॉर्ट जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। और खाना जब टूटता है तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ लिखा है रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन विच इज प्रोवाइडेड बाय द एयर इनहेल्ड बाय लिविंग बींग्स। तो इसीलिए हम एयर इनहेल करते हैं क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन ही फूड को ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी देता है। मतलब हम रेस्पायर करते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ हमें एक्वेटिक एनिमल्स के जो ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्वेटिक एनिमल का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे उनका ब्रीदिंग ऑर्गन। जैसे पहला है फिश, हमें पता है फिश को गिल्स की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, तो इनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो है गिल्स। इसी तरह अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग देखो हमें पता है पानी में भी होता है और फ्रॉग लैंड पर भी रहता है, तो दोनों ही जगह सांस लेनी पड़ेगी इसे। तो जब ये पानी में होता है तो ये मॉइस्ट स्किन, अपनी स्किन से सांस लेता है, और जब ये लैंड पर होता है तब ये लंग्स का इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है डॉल्फिन एंड वेल्स। तो डॉल्फिन्स और वेल्स मैंने आपको बताया था, इनके हेड पर ब्लो होल्स होते हैं या उनको हम नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, तो उनसे ये सांस लेती हैं। तो जो डॉल्फिन है और जो वेल है इन पे लंग्स भी होते हैं और ब्लो होल्स भी होते हैं जिसकी मदद से ये सांस ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ हमें लिखना है कि कैसे एबायोटिक फैक्टर मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग थिंग्स को इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। तो बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह डिपेंडेंट है एबायोटिक फैक्टर्स पर या नॉन लिविंग थिंग्स पर, ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। तो देखो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स पर, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि पानी है, टेम्परेचर है, हवा है, इन सब पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सो दे नीड वाटर टू ड्रिंक, एयर टू ब्रीथ एंड सॉइल टू फ्लरिश। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको पानी चाहिए भाई, पानी के बिना तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। इसी तरह से हवा में भी ऑक्सीजन होता है भाई, हम हवा के बिना भी सांस नहीं ले सकते, तो हमें हवा चाहिए ब्रीथ करने के लिए। इसी तरह हमें सॉइल चाहिए फ्लरिश करने के लिए, मतलब हमें देखो क्रॉप्स भी हम सॉइल में ही ग्रो करते हैं, घर भी हम सॉइल के ऊपर ही बनाते हैं। तो जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सो ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स इन दिस वे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये सारे जो तरीके अभी मैंने आपको बताए इन्हीं सभी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या आप कह सकते हो जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स फ्लोट इन वाटर? तो जो प्लांट्स हैं वो पानी के ऊपर कैसे तैर लेते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है। तो एक्वेटिक प्लांट्स की जो स्टेम है वो खोखली होती है, वो हॉलो होती है, और इसकी वजह से जो उनका वेट है वो भी कम होगा। जो प्लांट्स हैं वो लाइट वेट होंगे और इसीलिए वो आराम से तैरते हैं पानी के ऊपर। तो यही आप यहाँ आंसर में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अडेप्टेशन हेल्प एन ऑर्गेनिज्म? तो अडेप्टेशन किस तरह मदद करती है एक ऑर्गेनिज्म को, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अडेप्टेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। Organisms which can adapt to the changes in their habitat survive, while which do not adapt are eliminated. तो देखो, अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म को कैसे मदद करती है भाई? वो मदद करती है एक ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में आराम से रहने के। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं करेगा, अपने फीचर्स अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब हट जाएगा, तो वो उसकी जो लाइफ है वो वहीं एंड हो जाएगी, और जो अडेप्ट कर लेते हैं वो कंटिन्यू उनकी लाइफ रहेगी और बहुत कंफर्टेबली वो अपने हैबिटेट में रह पाएंगे। तो यही अडेप्टेशन की इम्पोर्टेंस है कि अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में आराम से रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ डॉल्फिन ब्रीथ? तो कैसे एक डॉल्फिन ब्रीथ करती है ये हमें यहाँ बताना है। बेसिकली हमें यहाँ डॉल्फिन का ब्रीदिंग ऑर्गन पूछा हुआ है। सो डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो डॉल्फिन का जो अपर पार्ट होता है बॉडी का, मतलब बेसिकली जो इसका हेड है, अगर आप वहाँ देखो तो आप देखोगे एक होल होता है वहाँ पे। तो वो क्या है, उसी को बोला जाता है ब्लो होल, या फिर वो होते हैं डॉल्फिन की नॉस्ट्रिल। तो डॉल्फिन ब्रीथ करती है नॉस्ट्रिल्स से और लंग्स की मदद से। तो कैसे करती है? डॉल्फिन्स राइज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। तो जो डॉल्फिन है, जब इन्हें सांस लेनी होती है तो पानी से ये ऊपर आ जाती हैं, पानी के सरफेस के ऊपर आ जाती हैं और सांस ले लेती हैं। और उसके बाद जब ये सांस एक बार ले लेती हैं तो ये अंडर वाटर बहुत ज़्यादा टाइम तक भी रह सकती है। सो दे हैव द एबिलिटी टू स्टे अंडर वाटर विदाउट ब्रीदिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यही जो आंसर है, अगर वेल्स का पूछा जाए कि वेल्स किस तरह ब्रीथ करती हैं, तब भी आप सेम ही आंसर लिखोगे, बस डॉल्फिन की जगह आप लिख देना यहाँ पे वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहाँ हमें कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नाम लिखने हैं और कुछ एक्वेटिक हैबिटेट के नाम लिखने हैं। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ मैंने कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नाम लिख दिए हैं। इसी तरह आप कुछ यहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेट के भी नाम लिख दोगे, जैसे रिवर्स, ओशंस, सीज, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन अडेप्टिंग फीचर्स ऑफ स्नो लेपर्ड। तो यहाँ हमें स्नो लेपर्ड की जो अडेप्टेशंस हैं उनको यहाँ डिस्कस करना है, उनको यहाँ पे लिखना है। तो देखो, अडेप्टिंग फीचर्स ऑफ अ स्नो लेपर्ड आर, फर्स्ट इज दे हैव थिक स्किन। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जब मैंने स्नो लेपर्ड आपको समझाया था कि स्नो लेपर्ड का जो पूरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिससे ये ठंड से बच जाए। इसी तरह इसके जो फर हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, और जो फर हैं वो पूरी बॉडी में होते हैं, इंक्लूडिंग द फीट एंड टोज, जिससे जब ये स्नो पर चले तो इसे ठंड ना लगे। तो कोल्ड से अपने आप को बचाने के लिए इसकी पूरी बॉडी पे फर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो यहाँ हमें लिखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर किस तरह डिपेंडेंट हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जिससे हमें पता चलता है कि एनिमल और प्लांट एक दूसरे पर किस तरह डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन्स, वुड एक्सेट्रा। तो हमें पता है कि एनिमल्स को खाना चाहिए, खाना कहाँ से मिलेगा भाई? प्लांट से मिलता है। तो फूड के लिए भी एनिमल्स प्लांट पर डिपेंडेंट हैं,
इसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है भाई? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो ऑक्सीजन ही बाहर देते हैं, तो ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से मिलता है। शेल्टर, अब जो घर बनाते हैं हम, तो ज्यादातर लकड़ियों के ही घर पहले बनने स्टार्ट हुए थे, है ना? तो वुड के लिए भी किस पे डिपेंडेंट है? वुड या शेल्टर के लिए भी एनिमल डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर। और ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मल एनिमल्स भी हैं जो तो फॉरेस्ट में रहते हैं जैसे, तो क्या है वो पूरे प्लांट्स ही हैं, तो वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है। बर्ड्स हैं, वो ट्रीज के ऊपर अपना नेस्ट बनाती हैं, तो वो प्लांट पर डिपेंड करती हैं शेल्टर के लिए। अब क्लोथिंग, अब जो क्लोथ्स के फाइबर्स हैं, है ना, क्लोथ बनाने के लिए जो फाइबर्स हैं, वो जैसे हमने थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था, प्लांट फाइबर हम यूज करते हैं ना, प्लांट फाइबर हो गए, जैसे फ्लेक्स है या और भी जो प्लांट फाइबर्स हैं वो हम यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए, कॉटन है। तो इस चीज के लिए भी एनिमल प्लांट पर डिपेंडेंट है। प्लस मेडिसिन, जो दवाइयां हैं वो भी प्लांट से बनती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अब इसी तरह प्लांट भी हम पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर किस तरह डिपेंड करेंगे? वो पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं एनिमल के ऊपर। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। एनिमल एक्सक्रीट एंड देयर डेड बॉडीज एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। दे ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड बाय एनिमल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो एनिमल्स की जो एक्सक्रीट है, हमारे जो बॉडी वेस्ट है, और जो हमारी जो डेड बॉडीज होती हैं, जो एनिमल की डेड बॉडीज हैं, तो वो उससे जब न्यूट्रिएंट सॉइल में जाता है तभी जो प्लांट है वहाँ ग्रो कर पाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होता है। कैसे भाई? जो एनिमल एक्सक्रीट है वो खाद बनाने के यूज में आती है, और खाद में वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। इसी तरह जो डेड बॉडीज है एनिमल की, तो वो जब डिकम्पोजर खाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में वापस चला जाता है, सॉइल ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, और प्लांट की ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से प्लांट डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर। सिमिलरली जब एनिमल सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है प्लांट को, तो अपना खाना बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्लांट एनिमल पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही, प्लांट एनिमल पे डिपेंडेंट है और एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो यहाँ पे हमें बताना है कि रिप्रोडक्शन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है। तो यहाँ पहले तो हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे देंगे कि वो फिनोमेना जिससे यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस में हम ये बता सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म आगे तक सरवाइव करे और उसकी जो स्पीशी है वो खत्म ना हो, इसीलिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, गिव एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टिमुलस क्या होता है और ये भी बताना हमें कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है, और साथ में हमें इनके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। समथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, whereas reaction of the organism to the stimulus, that is change in environment, is called response to stimulus। तो देखो स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक रिएक्शन कॉज कर दे उसको बोला जाता है स्टिमुलस। और जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आता है वो जिस तरह रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को, उसी को बोला जाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, इफ वी टच अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक वी पुल आवर हैंड अवे इमीडिएटली, हियर द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुलस एंड द पुलिंग अवे ऑफ आवर हैंड इज द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो यहाँ अगर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रखा है और अगर गलती से हम उसे टच कर लेते हैं
क्या होता है, हम अपना हाथ एकदम पीछे करते हैं क्योंकि हमें दर्द होता है। तो जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो होगा स्टिमुलस, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें एक रिएक्शन आ रहा है। और रिएक्शन क्या है या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या है, हम एकदम हाथ पीछे कर लेते हैं, यही है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं जो प्लांट्स जनरेट करते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर ऑक्सीजन, गम, लेटेक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ आप सिर्फ नाम लिख देना, ठीक है। आप चाहो तो आप रेजिन भी लिख सकते हो और किसी वेस्ट प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, स्वेट एक्सेट्रा। तो इसी तरह हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं वेस्ट प्रोडक्ट के जो एनिमल्स जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पैन। तो यहाँ हमें डेफिनेशन देनी है लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन की। शुरू करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं लाइफ साइकिल की। सो द वेरियस स्टेजेस passed by a living organism from birth till death is known as its life cycle। तो लाइफ साइकिल एक पूरी साइकिल है एक ऑर्गेनिज्म की, जो उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक चलती है। तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइफ साइकिल में जो भी स्टेजेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पास करता है अपने जन्म से लेके अपनी डेथ तक, वही जो पूरी साइकिल है उसी को बोला जाता है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, इसी तरह लाइफ स्पैन क्या होता है, द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। तो जो टाइम होता है जन्म से लेके डेथ के बीच का, वो बोला जाता है लाइफ स्पैन। अब ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग भी आ सकता है, लाइफ साइकिल भी पूछी जा सकती है सिर्फ, और सिर्फ लाइफ स्पैन भी पूछा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आपसे लाइफ साइकिल बटरफ्लाई, फ्रॉग, ग्रास हॉपर या ह्यूमन, इनमें से किसी की भी लाइफ साइकिल आपको बनाने के लिए भी कह सकते हैं, तो आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। तो स्टोमेटा का क्या रोल होता है प्लांट्स में। सो द रोल ऑफ स्टोमेटा इज टू इनेबल द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एंड आउट ऑफ द लीव्स। तो लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है, ये हमें पता है। और स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ के अंदर, है ना। और ये स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं, और इसी की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से जो गैस है वो लीफ के अंदर और बाहर जा पाती है। तो यही स्टोमेटा का रोल है कि ये गैस को एक्सचेंज होने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहाँ हमें डिफरेंस बताना है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इसमें डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड एक्सेट्रा, ये सारी जो हैबिटेट है ये आ जाती है। और जो एक्वेटिक हैबिटेट है इसमें रिवर, ओशन, पॉन्ड्स एक्सेट्रा ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में लिख सकते हो जो इनके अंदर एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनके। तो अगर मैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे बात करूं, जो एनिमल्स होते हैं तो वो सांस लेते हैं लंग्स से, या फिर जैसे अर्थवॉर्म है वो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही रहता है, तो वो अपनी स्किन से वो रिस्पायर करता है, स्किन चाहिए होती है उसे सांस लेने के लिए। अगर मैं एक्वेटिक हैबिटेट की बात करूं तो जो मोस्टली होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो गिल्स से सांस लेते हैं, ठीक है। अगर मैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट की जो रूट है वो डीपली ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करती हैं क्योंकि उन्हें पानी चाहिए होता है। और अगर मैं एक्वेटिक की बात करूं तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ये तो पानी में ही होते हैं, तो पानी एब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं होता। तो आप यहाँ पे ये थर्ड जो यहाँ पे डिफरेंस है आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है डेजर्ट प्लांट और एक्वेटिक प्लांट के बीच में। तो यहाँ हमें बताना है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो तो आप यही लिख सकते हो कि डेजर्ट प्लांट डेजर्ट हैबिटेट में होता है और एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक हैबिटेट में होता है। ये तो सबसे सिंपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इसी तरह डेजर्ट में
लीव्स या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर वो स्पाइन के फॉर्म में होती हैं, है ना, कांटों के फॉर्म में होती हैं, तो ये आप यहाँ लिख सकते हो। और अगर मैं एक्वेटिक प्लांट की बात करूँ तो जो लीफ है वो लार्ज होती हैं, ठीक है, फ्लैट होती हैं, और जो स्टोमेटा है वो भी ऊपर की सरफेस पर होता है इनके। नेक्स्ट इज जो डेजर्ट प्लांट है उनमें उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेटेड होती हैं ग्राउंड के अंदर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएँ। और जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट में जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हम लिख सकते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है, जो खाना बनाने का प्रोसेस है, वो स्टेम्स करती हैं, लीव्स नहीं करती, जबकि एक्वेटिक प्लांट में लीफ ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। स्टेम्स आर होलो टू मेक प्लांट लाइट एंड इनेबल टू फ्लोट। तो यहाँ पे अब स्टेम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, बल्कि जो स्टेम्स है वो क्या होती हैं, एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं स्टेम की, कि स्टेम हॉलो होती है, खोखली होती है, जिससे प्लांट लाइट हो जाता है और आराम से फ्लोट करता है पानी के ऊपर। और जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आप ऑब्वियसली इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे डेजर्ट में आप लिख दो कैक्टस, और एक्वेटिक प्लांट में आप कुछ भी लिख दो, लोटस लिख सकते हो, हाइड्रिला भी लिख सकते हो, तो कोई भी आप एक नाम दे सकते हो एक्वेटिक प्लांट का। एंड में हम पढ़ेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला जो फिलअप है वो ये है, अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स डैश। तो कैमल फूड कहाँ स्टोर करता है, कैमल फूड स्टोर करता है हम्प में, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा हम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट फिलअप है, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स टू द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड डैश। तो जो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है, या फिर आप कह सकते हो जो टेम्परेरी चेंजेस हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो टेम्परेरी चेंज जो एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं अपनी सराउंडिंग में चेंज की वजह से, उन्हें बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डैश। तो जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है, जब वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड डैश। तो जब हम सांस लेते हैं और सांस बाहर रिलीज करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। जो लास्ट फिलअप है वो ये है, इन प्लांट्स रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस डैश एंड फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस डैश। तो प्लांट जब रेस्पायर करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तब वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब फूड खाना बना रहे होते हैं, तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तब वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन एनिमल्स ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।